बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। RHCSS सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 3 टॉपिक्स को कवर करेगा, जिसमें वर्चुअलाइजेशन, प्रॉग एंड सिसटीएल और प्रोसेसेस शामिल हैं। वर्चुअलाइजेशन से मुताल्लिक़ हम कुछ बात कर लेते हैं। पहले वर्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि कोई एक फ़िज़िकल सर्वर जो है उस पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या वर्चुअल सर्वर्स जो हैं वो वर्किंग शुरू कर देते हैं। ये कंसेप्ट इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि पावर सेविंग, कूलिंग, स्टोरेज और स्पेस कॉस्ट को सेव किया जा सके। यकीनी बात है कि अगर एक सर्वर 16 GB रैम ले रहा है और उसके ऊपर 500 GB की हार्ड ड्राइव है और वो सारे दिन में सिर्फ 10 या 15% आपका प्रोसेसर लोड शो करता है, तो ऐसी मशीन आपका स्पेस, आपकी कूलिंग, रैक रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें ज़ाया कर रही होती है। सो वर्चुअलाइजेशन बेसिकली एक बेस्ट सूटेड यूटिलाइजेशन है अवेलेबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। वर्चुअल मशीन्स को हमारे कंसेप्ट में गेस्ट के नाम से पुकारा जाता है और जिस गेस्ट के ऊपर ये VMs कॉन्फ़िगर की जाती हैं उस गेस्ट को होस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस गेस्ट और होस्ट का आपस में रिलेशनशिप जो सिस्टम क्रिएट करता है, सॉफ्टवेयर इज नोन एज द हाइपरवाइजर। दो किस्म के हाइपरवाइजर बड़े आम सुने जाते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हाइपरवाइजर और एक लिनक्स हाइपरवाइजर है। माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है, लिनक्स का हाइपर वी या हाइपरवाइजर हम कह सकते हैं जेन था, और अब रिसेंटली रेड हैट ने इसके अगेंस्ट अपना प्रॉपर वर्चुअलाइजेशन सर्वर भी लॉन्च कर दिया है। VMware भी वर्चुअलाइजेशन की एक बहुत अच्छी किस्म है। वर्चुअलाइजेशन की दो मेन किस्में होती हैं। फर्स्ट इज नोन एज द फुल वर्चुअलाइजेशन, या जिसे हम बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये वर्चुअलाइजेशन जो है इसमें आपकी वर्चुअल मशीन फुली आपके फिजिकल हार्डवेयर को यूटिलाइज करती है और फिजिकली अवेयर होती है कि ये कोई वर्चुअल मशीन नहीं है बल्कि ये एक फिजिकल सर्वर ही है। इसकी एग्जांपल भी VMware में ज़्यादा वाज़ेह है जो पहले इंट्रोड्यूस की गई, और लिनक्स में भी अब वाज़ेह की गई है कि इसमें OS लेवल के ऊपर भी, OS लेवल से पहले जो आपका हार्डवेयर लेवल है उस लेवल पर वर्चुअल मशीन्स इस्टेब्लिश की जाती हैं। द सेकेंड इज़ पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जो आपके गेस्ट्स को मॉडिफाई करता है, और आपके गेस्ट जो हैं वो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क में अपनी वर्चुअल डिस्क क्रिएट करते हैं, आपके नेटवर्क के फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस को वर्चुअली शेयर करते हैं, बाकी के ड्राइवर्स भी वर्चुअली उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये मशीनें इस बात से आगाह होती हैं कि ये वर्चुअल मशीनें ही हैं, दे आर नॉट द फिजिकल वंस। रेड हैट का अब हम क्योंकि RHCSS का एग्ज़ाम कवर करने जा रहे हैं, तो जो रेड हैट का वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर है दैट इज़ कॉल्ड द KVM, द कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। ये लिनक्स का अपना हाइपरवाइजर है। KVM दोनों किस्म की वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर बेस्ड और पैरा वर्चुअलाइजेशन, दोनों सपोर्ट करता है। पैरा वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट की जाती है थ्रू विर्ट IO ड्राइवर्स। KVM सपोर्ट जो है वो आपके पास अब RHEL6 में लिनक्स और विंडोज़ दोनों के गेस्ट के लिए। RHEL5 में आप विंडोज़ गेस्ट अरेंज नहीं कर सकते थे, अब आपका जो KVM है उस पर आप लिनक्स की वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल कर लेते हैं और विंडोज़ की भी अलाउ होती है, और हर वर्चुअल मशीन को एज अ प्रोसेस ट्रीट किया जाता है वो सिस्टम पे। सो ये ऐसे ही है कि कोई प्रोसेस जिस तरह बाकी रन कर रही है तो वर्चुअल मशीन भी एज अ प्रोसेस ट्रीट की जाती है। वर्चुअलाइजेशन के बेशुमार टूल्स अवेलेबल होते हैं कमांड लाइन पे, इनको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। सबसे कॉमन वायर SH है जो कि गेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। विर्ट डैश मैनेजर ये आपका ग्राफिकल टूल है जिसमें आपको तमाम वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं इंटरफेस के ऊपर। होस्ट सर्वर के इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। आप रिमोटली भी कनेक्ट होंगे तो होस्ट सिस्टम का जो फिजिकल इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा और रनिंग वर्चुअल मशीन्स को आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी भी कमांड्स हैं, विर्ट डैश स्टैटिक आप लिस्ट करके देख लीजिएगा, विर्ट कैट है, विर्ट रेस्क्यू है,
लेकिन परेशान ना होइएगा क्योंकि ये एडवांस कमांड्स जो हैं ये RHCSA के पेपर को कवर नहीं करेंगे। अब वर्चुअलाइजेशन जो है उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि आपका CPU आर्किटेक्चर क्या इनको सपोर्ट भी करता है कि नहीं करता। ये कमांड आप अपने इंटरफेस पे दीजिएगा। मैंने देखी थी अपने लैपटॉप पे, तो जनाब मेरा लैपटॉप तो वर्चुअलाइजेशन बेचारा सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सा पुराना है। आप अपना लैपटॉप नहीं, डेफिनेटली सर्वर पे या किसी और चीज़ पे कमांड दीजिएगा। अगर उसमें आपको x86 के अलावा x64 भी मिल जाए तो इट मीन्स आपका जो सिस्टम है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। और यम में आपने कमांड क्या देनी है कि यम ग्रुप इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन का जो विर्ट आयो है, libvirt है, आपकी जो KVM की सर्विसेज हैं वो तमाम की तमाम खुद ब खुद इंस्टॉल कर दी जाएंगी। उसके बाद आपने libvirt की सर्विस ऑन होनी चाहिए अपनी मशीन पर, होस्ट मशीन पर, तो आपका जो वर्चुअल मशीन का गेस्ट है वो प्रॉपरली काम करता रहेगा। और स्टार्ट करनी है आपने वो सर्विस, तो इसके बाद आप वर्चुअलाइजेशन की स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि KVM का जो आपका गेस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होगी। अब आपका जो KVM का गेस्ट है उसमें दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि उसकी एक XML फाइल बनती है जिसमें उस गेस्ट की सारी डिस्क इंफॉर्मेशन, रैम, CPU या फिजिकल जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है। फिर उसकी अपनी हार्ड डिस्क फाइल बनती है जिसे हम वर्चुअल डिस्क भी कहते हैं। और इसके दो फॉर्मेट हैं, एक है QCOW जिसे हम QCOW कहते हैं और IMG होता है, और एक होता है रॉ फॉर्मेट, प्री एलोकेटेड होता है। QCOW और रॉ में सिर्फ ये फ़र्क है जब हम आगे भी देखेंगे इसको कि जब हार्ड डिस्क के लिए हम रॉ फॉर्मेट चूज़ करेंगे तो रॉ से मुराद ये होता है कि से अगर मैंने 8 GB की हार्ड ड्राइव कही है तो 8 GB का स्पेस उसी वक्त मेरी फिजिकल हार्ड डिस्क पे एक्वायर कर लिया जाएगा और जैसे जैसे डाटा आता जाएगा तो वो ऐड होता जाएगा। QCOW में प्रॉब्लम ये होता है कि इमीडिएटली स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया जाता, बल्कि जैसे जैसे डाटा ऐड होता है तो वो स्पेस इंक्रीज करते हुए हमारे डेजिग्नेटेड स्पेस तक पहुंचता है। लेकिन QCOW फॉर्मेट में आपको परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप रॉ को तरजीह दें। सो ये स्नैरियो टू स्नैरियो वेरी करता है। दूसरी चीज़ क्या है, आप ATC libvirt में QEMU में आपके गेस्ट की XML फाइल पड़ी होगी जो कि सारी कन्फिग्रेशन स्टोर करेगी, और libvirt में इमेजेस के अंदर आपकी जो रेस्ट ऑफ इमेजेस हैं डिस्क के मुतलका वो अवेलेबल होंगी। अच्छा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव का बिल्कुल ठीक होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू SC लिनक्स, ताकि उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। हेल्प कैसे ले सकते हैं आप? कंसल्ट कर लें रेड हैट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, मैन पेजेस कंसल्ट कर लें, तो आपको इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन अच्छी खासी मिल जाएगी। अब मेरा प्रॉब्लम क्या था कि क्योंकि मेरा सिस्टम वर्चुअल मशीन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, सो आई हैव टू कनेक्ट टू वन ऑफ माय प्राइवेट सर्वर्स। वहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है और ये स्क्रीनशॉट लेता गया हूँ ताकि आप में से किसी भी साथी को प्रैक्टिकली काम करने में मुश्किल पेश ना आए। ये स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स हैं। अब पहली बात ये कि वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कैसे करनी है। क्रिएट करने के लिए आप एप्लीकेशंस, सिस्टम टूल और उसमें वर्चुअल मशीन मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्चुअल मशीन का पहला इंटरफेस आ जाएगा। इस विंडो में आपके सामने तमाम की तमाम वर्चुअल मशीन्स लिस्ट होंगी जो कि आपके सिस्टम का हिस्सा हैं। किसी भी वर्चुअल मशीन पे अगर आप क्लिक करके उसको ओपन का बटन दबाएंगे तो आप ये देखिएगा कि वर्चुअल मशीन इंटरनली ओपन हो जाएगी आपके सामने, ये उसका डिस्प्ले है। और इस टूल बार में इस वर्चुअल मशीन से मुतल्लिका सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये आपका पावर बटन है। अगर आप इसको डाउन एरो करें तो इसमें रिबूट, शट डाउन, फोर्स ऑफ और सेव का ऑप्शन है। सेव क्या करेगा कि वर्चुअल मशीन को एग्जिस्टिंग स्टेट में सेव कर देगा। ये वाला बटन डबल एरो, ये वर्चुअल मशीन को एग्जिस्टिंग स्टेट पे पॉज कर देता है और उसके बाद आप उसको दोबारा यहीं से फर्दर कंटिन्यू भी करवा सकते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन का बटन दबाएं तो वर्चुअल मशीन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। से ओवरव्यू है, आपको वर्चुअल मशीन की बेसिक
डिटेल नज़र आ रही है। अगर आप परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो वर्चुअल मशीन की जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है वो आपके सामने आएगी। इसी तरह प्रोसेसर्स पे आप क्लिक करें तो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर भी आपको नज़र आ जाएंगे। आप ये देखें कि से CPU होस्ट के पास 12 थे, मैंने इस मशीन को सिर्फ एक प्रोसेसर दिया है। इट मीन्स बाकी रेस्ट 11 प्रोसेसर जो हैं वो मेरे होस्ट के साथ कम्युनिकेट अवेलेबल है कम्युनिकेशन के लिए। ये मशीन सिर्फ एक यूज़ कर रही है। एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन हम नंबर ऑफ़ CPUs बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। इसी तरह बूट ऑप्शंस आप देख लें। अच्छा, बूट ऑप्शन में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन केस अगर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको कहा जाता है कि वर्चुअल मशीन जो है वो होस्ट सिस्टम के बूटअप होने के साथ ही बूटअप हो जाए, तो आपने ये जो ऑटो स्टार्ट लिखा हुआ है ना, इसको आपने चेक कर देना है कि स्टार्ट वर्चुअल मशीन ऑन होस्ट बूटअप। तो इससे ये होगा कि जब भी आपका होस्ट सर्वर बूट करके ऑन करेगा तो आपकी वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। इसी तरह बूट डिवाइस ऑर्डर क्या है ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बूट डिवाइस, क्योंकि आपने फिजिकली हार्डवेयर इंस्टॉल किया होगा, तो ये आपकी हार्ड ड्राइव ही होगी। फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास वर्चुअल डिस्क की है कि आपकी वर्चुअल डिस्क जनाब एक अदद मौजूद है, 8 GB इसका साइज़ है और इसकी लोकेशन भी आपके सामने है। CD-ROM से बात हो रही है तो CD-ROM रीड ओनली मोड में कनेक्टेड है। IDE यानी कि फिजिकल CD-ROM शेयर कर रहा है आपका सिस्टम। इस कमांड के अलावा भी मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि बाकी तमाम ऑप्शंस को भी 1 बाय 1 चेक करें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके इस एस्पेक्ट के ऊपर। अब हम ये करते हैं कि हम नई वर्चुअल मशीन बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। न्यू वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आप मेन कंसोल में, जो वर्चुअल मैनेजर की कंसोल है, आप न्यू वर्चुअल मशीन का बटन प्रेस करें। आपके सामने पहली ऑप्शन आएगी। सबसे पहले आपने वर्चुअल मशीन का नाम देना है कि आप किस नाम से इसको क्रिएट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखें नीचे ऑप्शंस हैं कि आप जो इंस्टॉलेशन OS है वो कहाँ से लेंगे। क्या वो लोकल मीडिया होगा जैसे ISO इमेजेस होती हैं या CD-ROM होता है। नेटवर्क इंस्टॉल यानी कि आपके पास HTTP या FTP का एड्रेस होगा जहाँ से बूट की फाइल्स लोड होंगी और बाकी का रेस्ट ऑफ OS इंस्टॉल होगा। क्या आप पिक्सी बूट इनेबल्ड करना चाहते हैं, उसके थ्रू बूट करेंगे, या इंपोर्ट एग्जिस्टिंग डिस्क इमेज। फॉर नाउ हम क्या कर देते हैं कि हम ISO इमेज या CD-ROM चूज़ कर लेंगे। एग्ज़ाम में डिपेंड करता है कि आपको ISO देते हैं या क्या करते हैं, या आपको FTP या HTTP से कहते हैं। अगर आपको वो HTTP या FTP कहेंगे तो वो आपको पूरा एड्रेस देंगे, आपने वो एड्रेस देना होगा तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ ISO इमेज अवेलेबल होता है इंस्टॉलेशन करने के लिए। आप जब ISO इमेज या CD-ROM की बात करेंगे तो नेक्स्ट बॉक्स में आप ब्राउज़ करके रेलिवेंट एड्रेस से अपना ISO इमेज माउंट करवा सकते हैं। फिर चूज़ कर सकते हैं आप अपना रेलिवेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका वर्जन। देन जो नेक्स्ट आपके सामने बॉक्स जो होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ CPU एंड मेमोरी। बाय डिफ़ॉल्ट 512 रैम एलोकेट की जाती है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रैम और प्रोसेसर्स जो हैं वो वर्चुअल मशीन को एलोकेट करने हैं। उसके बाद ये आपके सामने स्पेस आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB स्पेस होता है, फ़िलहाल से हम 10 GB कर देते हैं। और आप देखें नीचे ऑप्शन है एलोकेट इंटायर डिस्क नाउ। अगर मैं एलोकेट नाउ करूंगा तो रॉ फाइल सिस्टम के थ्रू डिस्क अभी क्रिएट कर दी जाएगी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि फिर डाटा 1 बाय 1 ऐड होता रहेगा। अगर हम अभी इसको नहीं करते तो डिस्क जो है वो टाइम टू टाइम ऐड होती रहेगी डाटा एक्सटेंड करने के साथ। लेकिन फिर क्या होगा कि आपको परफॉर्मेंस इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हाइपरवाइजर डाटा भी ऐड करेगा, साथ इस बात पर भी नज़र रख रहा होगा कि कहीं वो डाटा आपकी फिजिकल, आपकी जो लॉजिकल डिस्क है उसकी लिमिट से निकल ना जाए। तो लिहाजा ये आपने फैसला करना है, बट द रिकमेंडेड प्रैक्टिस इज कि आप एलोकेट एक ही दफ़ा करवा दें उसे। देन ये आपके सामने अब वर्चुअल मशीन क्रिएट होके आ गई है। हम फिनिश तो करेंगे ही सही, लेकिन उससे पहले आप कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन बिफोर इंस्टॉल का ऑप्शन ज़रूर चूज़ करें। और अब जब इसको फिनिश करेंगे तो आपके सामने हर चीज़ दोबारा ओपन हो जाएगी जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखी है। फ़र्क ये कि ज़रा आप डिस्क में जाइएगा। डिस्क में आपका कैशे मोड डिफ़ॉल्ट है, स्टोरेज फॉर्मेट आपका देखें रॉ है, और डिस्क बस कौन सी है, डिस्क बसेस डिफरेंट है। अब आप
डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, आईडीई ले लें, इसका से यूएसबी कोई भी चीज़ ऐड कर लें, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये एक वर्चुअल मशीन है और हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, तो लिहाजा इसका डिस्क बस का फॉर्मेट विर्ट आयो रखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस हासिल हो। आप इसको ना भी रखें विर्ट आयो तो डिफ़ॉल्ट पे वर्चुअल मशीन सारे काम हैंडल तो कर रही होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये आएगा कि आपकी हो सकता है परफॉर्मेंस में मसला बन जाए। एनी हाउ, एग्ज़ाम में क्या बात की जाती है, आपने उसके मुताबिक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो चूज़ करनी है यहाँ से। और जब ये सारा काम ख़त्म हो जाए तो आप सिंपली बिगिन इंस्टॉलेशन का बटन दबाइएगा और बाकी सारा इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर वैसा ही होगा जिस तरह के हम ऑलरेडी अपने पुराने लेसन्स में करते चले आए हैं जी। अब हम लिनक्स वर्चुअल मशीन से कुछ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें पोर्शन है वो है प्रॉक और sysctl का। प्रॉक बेसिकली हमारा वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है। जब हमारा लिनक्स का कर्नल बूट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है तो उस वक्त प्रॉक का फाइल सिस्टम काम कर रहा होता है। प्रॉक में आप रन टाइम पर कमांड्स देकर कर्नल का बिहेवियर एज पर योर रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज करवा सकते हैं। अब हम प्रॉक की एक छोटी सी एग्जांपल कॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मशीन एज अ राउटर काम करें, जिस तरह पैकेट फॉरवर्डिंग करने का एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया जाता है, तो उस कमांड को चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम लिखते हैं कैट दैट इज स्लैश प्रॉक दैट इज sys then it is net then IPv4 एंड IP अंडरस्कोर फॉरवर्ड। कैट करें, इसकी वैल्यू 1 है। इट मीन्स कि मेरी लिनक्स की मशीन जो है वो इस वक्त पैकेट फॉरवर्ड कर सकती है। अगर मैं इसको पैकेट फॉरवर्डिंग से रोकना चाहता हूँ तो मुझे इस कमांड में थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। मैं इसको कमांड भेज देता हूँ echo 0 ऑन द सेम प्लेस। अब अगर मैं कैट करूंगा तो देखें वैल्यू 0 है। इससे मुराद ये कि अब इस वक्त जब मैं ऑन हूँ, मशीन के साथ अवेलेबल हूँ और ये कमांड दे चुका हूँ, तो लिनक्स की मेरी मशीन पैकेट्स फॉरवर्डिंग करनी बंद कर देगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, जब तक कि ये रीस्टार्ट नहीं होती। अब अगला मसला ये आ गया कि रीस्टार्ट करते हुए भी मैंने इसको इंश्योर करना है कि पैकेट फॉरवर्डिंग ना हो, तो अब हमें अपनी sysctl की फ़ाइल मॉडिफाई करनी होगी। कैसे करेंगे हम? vi etc एंड sysctl .conf नेट IP4 फॉरवर्डिंग हमारे पास 0 है। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है शायद मैंने खुद ही उसको 1 कर दिया था कमांड रिकॉर्डिंग से पहले, तो ओके चलें मैं इसको अब 1 कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या कि मेरी पैकेट फॉरवर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। आप पिछली 2 लाइंस को रिवर्स समझें कि मैंने जब कैट किया था तो 0 आया, फिर मैंने उसे 1 किया, अब मैंने इसको sysctl में 1 कर दिया है। इससे मुराद ये है कि मेरी मशीन जो है वो पैकेट फॉरवर्डिंग सपोर्ट करेगी, या मैं इसको 0 कर दूंगा तो जब अब मेरी मशीन रीबूट होगी तो पैकेट फॉरवर्डिंग मेरी मशीन पर सीज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा भी इसमें आप देखें कि सिस्टम से मुतल्लिका और मशीन से मुतल्लिका प्रॉक के जितने भी फंक्शंस हैं वो आप यहाँ पर लिस्ट करवा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊँ कि मेमोरी से मुतल्लिका फंक्शन और बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी आप इस फाइल में सेट करते हैं। स्पेशली अगर आप में से कोई साथी ऑरेकल में इंस्टॉलेशन करने का किसी को तजर्बा हुआ हो तो बहुत सारी कमांड्स जो मेमोरी से मुतल्लिक होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस हम इस फाइल के अंदर राइट आउट करते हैं। एक कमांड हम लिखते हैं, मैं कहता हूँ इसको कि sysctl-a। ये कमांड क्या करेगा, ये सारी आपको करंट वैल्यूज़ शो कर देगा जो कि sysctl की इस वक्त कर्नल में रन कर रही हैं। आप इसको मोर करें, ये देखें ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो कि sysctl के थ्रू आप सेट भी कर सकते हैं, और ये कमांड्स आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। जो दीज आर मैनी कमांड्स, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब भी कोई रिस्पेक्टिव कन्फिग्रेशन करेंगे तो वो आप sysctl के थ्रू मैनेज करवा सकते हैं। और अगर रन टाइम पे फ़ौरन करना हो तो उस कमांड को आपने प्रॉक में भेज देना है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि sysctl में जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करोगे उस वक्त तक आपका प्रॉक का जो फंक्शन है वो रीबूट होने के बाद काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। प्रोसेस के बारे में आप पहले भी कुछ देख चुके होंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि आपने किसी भी
रनिंग प्रोसेस को किल करना हो तो आप क्या करेंगे। से पहले तो आप टॉप की कमांड देना ताकि आपको सारे प्रोसेसेस जो सिस्टम पे चल रहे हैं वो आपके सामने शो होने शुरू हो जाएं। जी, तो अब हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि अब इस बात को हम आइडेंटिफाई करवाएंगे कि हमारी मशीन पर प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। एक तो हम टॉप के थ्रू देख चुके हैं। दूसरा मैं कहता हूँ कि से मेरी VSFTPD की सर्विस है, मैं उसका स्टेटस चेक करता हूँ। उसके लिए init.d और VSFTPD स्टेटस। अब देखिए VSFTPD की सर्विस चल रही है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी स्पेसिफिक यूज़र की प्रोसेस देखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक सर्विस को वो किस यूज़र के थ्रू चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि pgrep से मेरे पास यूज़र है रूट। मैं कहता हूँ रूट के साथ वो मुझे शो करे कि VSFTPD का कौन सा प्रोसेस आईडी इस वक्त चल रहा है। सो इट्स शोइंग टू मी कि इसके पास VSFTPD जो प्रोसेस रूट का है वो 1540 पे चल रहा है। अच्छा, प्रोसेस किल करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं किल की, लेकिन किल जो है वो सिर्फ प्रोसेस किल नहीं करती, बल्कि इसकी आप सर्टन ऑप्शंस अगर पढ़ेंगे मैन फाइल में तो और अच्छे काम भी ये कर लेती है अदर देन किलिंग। से अगर मैं kill-s सिग्नल नंबर 1 भेजूंगा 1540 को, तो इससे मुराद ये है कि मैं VSFTPD को कह रहा हूँ कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करे। बजाय इसके कि मैं सर्विस रिस्टार्ट करूँ, मैं -s सिग्नल 1 भेजकर उसको रीड करने पे इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ ताकि नई फंक्शनैलिटी सर्विस को स्टॉप या स्टार्ट किए बगैर ही ऑन हो जाए। अब दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि जी मैं कह देता हूँ किल। अब मैं 1540 प्रोसेस बंद करना चाहता हूँ, मैं इसे किल करवा देता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं VSFTPD, देखिए क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट कराता हूँ। पहले स्टेटस चेक कर लें इसका। बट सब सिस्टम इज़ लॉक्ड। आप इस तरह करें, इसको करें रिस्टार्ट। जी, सर्विस आपकी रिस्टार्ट हो गई, स्टेटस में रनिंग आ गई। अब मैं क्या देता हूँ कि प्रोसेस किल करे VSFTPD का। अब मैं स्टेटस चेक करूँ तो प्रोसेस डेड हो चुका है। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिस्टार्ट करवा देता हूँ और प्रोसेस मेरे सामने वापस रन हो रहा है एज 2447। अच्छा, अब अगर मुझे ये थोड़ी देर के लिए बाद पता लगता है कि जी प्रोसेस प्रॉपरली किल नहीं हुआ, तो मैं उसको फोर्स क्लीन अप करना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए हम सिग्नल नंबर 9 भेजते हैं, दैट इज kill-s9। मैं कहता हूँ VSFTPD। दैट इज आई थिंक 2247। मुझे pgrep करने थे, दैट इज pgrep। जी 2447। अब मैं इसको 2447 क्लिक करने के लिए कहता हूँ। जी, अब प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया। एक बात जहन में ये रखिएगा हमेशा कि सिग्नल 9 भेजने से पहले ये मसला चेक कर लीजिएगा कि कोई ऐसा पॉइंटर, कोई ऐसी आइटम ना हो जो कि उसके रिमेनिंग सिस्टम को टच कर रही हो, ताकि वो सर्विस आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। कि S9 सिग्नल 9 सिर्फ उस वक्त आपने यूज़ करना है जब आपको श्योर हो जाए कि ये प्रोसेस एब नॉर्मल काम कर रहा है, किल होने के बावजूद भी इसे या सिस्टम से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो देन आप इसको सिग्नल नंबर 9 भेज के किल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आपने डिटेल देखनी है तो हमारे पास है सिस्टम डैश कन्फिग दैट इज़ सर्विसेज। सिस्टम कन्फिग सर्विसेज जो है, ये आपको जितने भी सिस्टम में अवेलेबल सर्विसेज हैं वो भी GUI मोड में आपके सामने ले आएगा। इसको पॉपुलेट होने का थोड़ा सा टाइम देते हैं हम। जी, अब ये देखें कि सारी सर्विसेज आपके सामने स्क्रीन पे आ गई हैं। से जिस तरह ये AutoFS है, ऑटोमेटिक फाइल सिस्टम है, सर्विसेज रनिंग और एनेबल्ड है सर्टन लेवल्स के ऊपर जो 3, 4 और 5 है। कस्टमाइज पर क्लिक करें तो आप यहाँ से किसी भी सर्विस का लेवल चूज़ कर सकते हैं कि वो सर्विस किस किस रन लेवल पर चलेगी और किस पे नहीं चलेगी। आप सर्विस को यहाँ से स्टॉप या स्टार्ट करा सकते हैं।
सर्विस को आप एनेबल या डिसेबल करा सकते हैं। जिस तरह ये सर्विस देखें, डिसेबल्ड भी है और स्टॉप भी है। ब्लूटूथ जो है सर्विस स्टॉप्ड है, लेकिन ये रन लेवल के लिए अवेलेबल भी है। आप इसको अगर डिसेबल करेंगे सो यू कैन सी कि सर्विस जो है वो इस डिसेबल भी हो जाएगी। आपको इस तरह से इनेबल करेंगे सो नाउ इट इज़ एक्टिव। अब मैं अगर स्टार्ट करूँगा इस सर्विस को, सो थोड़ा सा वेट करें। सर्विस को स्टार्ट होने के लिए जनाब डिवाइस चाहिए ब्लूटूथ की, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हम किसी और डिवाइस को ऑटो एफ को से मैं स्टॉप करके देख लेता हूँ, जो डिफरेंस मैं आपको आइडेंटिफाई करके देखना चाहता हूँ। इसमें देखें जी, सर्विस स्टॉप हुई है। अब देखें सर्विस स्टॉप है, रन लेवल ऑन है। अब देखें ये साइन है आपका प्लग आउट हो गया है। प्लग इन से मुराद ये कि सर्विस रन भी कर रही है और उसके रन लेवल भी मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं सर्विस को स्टार्ट करता हूँ, ये देखें अब इसका प्लग इन भी हो जाएगा और ये सर्विस अपने रन लेवल पे भी आ जाएगी। इसी तरह एनेबल डिसेबल भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आपके पास डेमन है जो कि आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट आपको GUI ग्रुप बेस्ड मैनेजमेंट करने की ऑप्शन देता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो पोर्शन है वो फिनिश होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।